हेलो एवरीवन, सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो बीपीआई स्पोकन बाय रुद्राक्षी मैम ही ज्वाइन करना है। वहाँ पर आपको ये जो पीपीटी है वो सेंड कर दी जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जैसे आपने देख लिया होगा, हम वोकैबुलरी करने वाले हैं। सो लेट्स सी। अगर किसी बात पर एक मत, मतलब क्या हुआ? जब सारा का सारा जो ग्रुप है, मतलब उस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, तो उसके जो मैक्सिमम लोग हैं, वो उस बात को लेके एकजुट हो गए हैं, वो एकमत हो गए हैं, तो उनकी जो बात है वो आपस में एक दूसरे से मैच कर रही है। उसको बोलते हैं यूनैनिमस। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनैनिमस। सब लोग कैसे हैं? एक साथ हैं, एक मत है। ज्यूरी कौन होता है? जो ग्रुप ऑफ जजेस होते हैं उनको ज्यूरी कहते हैं। सो द ज्यूरी वाज यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन। तो जो ज्यूरी थी, जो ग्रुप ऑफ जजेस थे, वो यूनैनिमस थे। वो एक मत थे, अपने डिसीजन को लेकर वो डिवाइडेड नहीं थे। यूनैनिमस मतलब जब सारे जो लोग हैं वो एक मत हैं, जब सबकी जो सोच है वो आपस में मैच कर रही है, उसको हम यूनैनिमस कहते हैं। द ज्यूरी वॉज यूनैनिमस इन इट्स डिसीजन। डन है। नेक्स्ट वर्ड हमारा दंड, यानी कि पेनाल्टी। तो पेनल्टी आप जानते ही हैं कि आपको इस बात के लिए दंड दिया जाता है। तो कानून तोड़ने के आरोप में उन पर जुर्माना लगाया गया, मतलब जुर्माना हो गया, दंड हो गया, पेनल्टी हो गई। तो PENALTY। तो अ पेनल्टी वॉज इम्पोज्ड। इम्पोज्ड मतलब लगाना, इम्पोज्ड मतलब लगाना, और इम्पोज्ड का मतलब थोपना भी होता है। तो अ पेनल्टी वॉज इम्पोज्ड ऑन हिम फॉर ब्रेकिंग द लॉ। तो लॉ को तोड़ने के लिए उसके ऊपर में जुर्माना, उसके ऊपर में दंड उस पे लगाया गया। सो अ पेनल्टी वॉज इम्पोज्ड ऑन हिम, उसके ऊपर, फॉर ब्रेकिंग द लॉ। किस लिए लगाया गया? लॉ को ब्रेक करने के आरोप में उसके ऊपर में जुर्माना यानी कि दंड उस पे लगाया गया। नेक्स्ट है, किसी मुद्दे पर एकदम गर्मा-गर्म बहस हो गई है, हू हल्लड़ हो रहा है, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको इंग्लिश में कहते हैं अपरोर। अपरोर। किसी मुद्दे पर एकदम गर्मा-गर्म बहस छिड़ी हुई है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर पूरा उथल-पुथल मचा हुआ है, पूरा हू हल्लड़ हो रहा है, तो उसको कहते हैं अपरोर। UPROAR, अपरोर। का सेंटेंस देख लेते हैं। तो घटना के बाद काफी हंगामा हो रहा है, तो क्या बोलेंगे? देयर इज लॉट्स ऑफ अपरोर आफ्टर द इंसिडेंट। तो देयर इज लॉट्स ऑफ अपरोर आफ्टर द इंसिडेंट। तो इंसिडेंट यानी कि घटना, घटना के बाद में जो बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? हंगामा हो रहा है। अनिवार्य। अनिवार्य के कई सारे मीनिंग हो, तो हमने लिख दिए एक बारी में। मैंडेटरी, कंपल्सरी, नेसेसरी, ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है जब आप उस काम को करने के लिए आप बंधे हुए हैं, आपको वो काम करना ही पड़ेगा। यू आर ऑब्लाइज टू डू दैट वर्क। तो वो काम करना आपके लिए अति आवश्यक है। मैंडेटरी का भी मतलब वही है, सबका मतलब काइंड ऑफ सेम ही है। तो मैंडेटरी, कंपल्सरी, नेसेसरी एंड ऑब्लिगेटरी। सिनोनिम्स इसका वो देख लेते हैं सेंटेंस। तो बैठक में आपके माता पिता की उपस्थिति होना अनिवार्य है। तो योर पेरेंट्स प्रेजेंस इज मैंडेटरी इन द मीटिंग, है ना। तो मान लो कि उस बच्चे ने कुछ गलत करते, सोचो छोटे से बच्चे ने कुछ गलत काम कर दिया, तो इसके पेरेंट्स का वहां पे प्रेजेंट होना अनिवार्य है। सो योर पेरेंट्स प्रेजेंस इज कंपल्सरी, इज नेसेसरी इन द मीटिंग। तो योर पेरेंट्स प्रेजेंस इज मैंडेटरी इन द मीटिंग। दीर्घकालीन। अब देखो, दीर्घकालीन का मतलब जैसे कोई चीज है जो लंबे समय तक चल रही हो, जैसे प्रोटेस्ट है, तो वो बहुत लंबे समय तक चल रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोट्रैक्टेड। 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 क्या बोलते हैं? प्रोट्रैक्टेड। अब इसके एग्जाम्पल, जैसे लंबे विरोध के बाद कानून में बड़े बदलाव हुए। तो आप प्रोट्रैक्टेड प्रोटेस्ट, कैसा विरोध था वो, कैसा प्रोटेस्ट था वो? लंबा था, मतलब एक लंबे ड्यूरेशन तक वो चला था। तो प्रोट्रैक्टेड प्रोटेस्ट कैरीड आउट ग्रेट चेंजेस इन लॉ।
हुए, हुए मतलब वो परफ़ॉर्म हुए, वो चीज़ उसमें आई, सो कैरिड आउट ग्रेट चेंजेस इन लॉ। सो प्रोट्रैक्टेड का मतलब हुआ कोई जो चीज़ है जो लंबे समय तक चलती आ रही हो, दीर्घकालीन, दीर्घ का मतलब ये होता है, जैसे कहते हैं दीर्घायु, मतलब वो जो आपकी उम्र है वो लंबी हो, है ना? दिल दहला देने वाली कोई चीज़ है जो बहुत बुरी है, आपका दिल दहल जाए, जैसे यहाँ पे जो सीन है वो दिल दहला देने वाला है, उसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रिसली, उसको बोलते हैं ग्रिसली, GRISLY। अपराध बहुत ज़्यादा जघन्य था, तो उसको बोलेंगे द क्राइम वाज़ सो ग्रिसली, द क्राइम वाज़ सो ग्रिसली। आपको बोलना है इन शब्दों को, आपको मेरे साथ उच्चारण करना है, इनको याद करना है, लिखना है आपको। ठीक है? कारावास, कारावास का एक प्रिज़न होता है और दूसरा मीनिंग हो गया इम्प्रिज़नमेंट। दूसरा मीनिंग क्या हो जाता है? इम्प्रिज़नमेंट। इम्प्रिज़नमेंट का मतलब कारावास। तो उन्हें 5 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई, उन्हें 5 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई, सो ही वाज़ सेंटेंस्ड, सज़ा सुनाना, सो ही वाज़ सेंटेंस्ड टू 5 इयर्स इम्प्रिज़नमेंट। तो उसको सज़ा सुनाई गई है कितनी? 5 साल की जेल में रहने की सजा उसको सुनाई गई है। लंबे समय तक रहने वाला या कोई ऐसी चीज़ जो बार-बार हो रही हो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लंबे समय तक रहे, जैसे खाँसी है या कोई भी प्रॉब्लम है जो लंबे समय तक रहे या वो बार-बार हो, उसको बोलते हैं पर्सिस्टेंट। पर्सिस्टेंट का मतलब ये भी होता है जब आप किसी काम को लगातार करते रहते हैं, जब उसको आप पर्सिस्टेंट भी होते हैं, तो आप जैसे यहाँ पे मैंने कफ का सीन दिखा दिया, जैसे देखो कि जब तक उन्होंने डॉक्टर को नहीं दिखाया तब तक उनकी जो खांसी है वो लगातार बढ़ती गई, सो द हिज कफ ग्रू मोर परसिस्टेंट, मतलब वो उनको बार बार होता गया जब तक उन्होंने डॉक्टर को नहीं दिखाया। बट परसिस्टेंट का मतलब अगर हम किसी पर्सन को बोल रहे हैं कि वो बहुत डिटरमाइंड, एकदम वो उस काम को जारी रखता है, तो वहां भी हमारी परसिस्टेंट वो हो जाता है। तो उनकी जो कफ थी वो और ग्रो होती रही, वो और इंक्रीज होती रही जब तक उन्होंने डॉक्टर को नहीं दिखाया, वो बार बार होती रही, है ना? रहस्य खोल देना मीन्स किसी चीज़ को रिवील कर देना। तो रहस्य खोल देना उसको रिवील कर देना। सो रिवील, REVEAL, EAL। स्पेलिंग्स पे भी ध्यान देते हुए चलेंगे। उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी की खबर का खुलासा किया। सो शी रिवील्ड द न्यूज़ ऑफ हर प्रेगनेंसी। तो शी रिवील्ड द न्यूज़ ऑफ हर प्रेगनेंसी। डन है? रिवील करना मतलब किसी चीज़ को एक्सपोज़ करना, उसको ओपन करना, उसको रिलीज़ कर देना, उसको आपने पब्लिसाइज़ कर दिया, ठीक है? सो रहस्य खोल देना, उसको रिवील। और कंसील क्या होता है? इसका एंटोनिम होता है, उसको हाइड करना। नियंत्रित करना, कंट्रोल आप जानते हैं, रेगुलेट। रेगुलेट आपका जनरली ये आपका लॉ वाले टर्म्स में, ये आप अगर आर्टिकल रीड करेंगे तो वहाँ ये रेगुलेट शब्द आपको दिखाई देता है। इसका मतलब भी होता है चीज़ों को नियंत्रित करना, उनको कंट्रोल करना। तो अदालत ने हिंसा को नियंत्रित करने के लिए नया कानून पारित किया है। तो द कोर्ट हैज पास्ड न्यू लॉज टू रेगुलेट वायलेंस। सो कोर्ट ने पास किए हैं नए कानून को ताकि जो हिंसा है उसको कंट्रोल कर सकें, उसको नियंत्रित कर सकें। डन है? नियंत्रित करना, रेगुलेट करना, रेगुलेट, REGULATE। रेगुलेटर होता है ना सिलेंडर में, तो वो रेगुलेटर क्या करता है? जो गैस है उसको ऑन ऑफ करता है, उसको कंट्रोल करता है। सो वहीं से बन गया हमारा रेगुलेटर, हो गया करने वाला, और रेगुलेट हो गया उस चीज़ को कंट्रोल करना, है ना? रेगुलेट मीन्स उस चीज़ को कंट्रोल करना। आरोपी, एक्यूज्ड। आरोपी को क्या बोलते हैं? एक्यूज्ड, ACCUSED। यूज किया उसने, कुछ गलत काम का इस्तेमाल किया, तो वो बन गया एक्यूज्ड। उसने यूज किया, कुछ गलत काम का उसने इस्तेमाल किया, गलत काम उसने किया, तो उसने गलत रास्ते का इस्तेमाल किया, तो वो आरोपी बन गया। देखो सब इस पे उंगली उठा रहे हैं क्योंकि यही आरोपी है, ये एक्यूज्ड है। तो सभी ने उस पर पैसे चुराने का आरोप लगाया। सो एवरीबडी एक्यूज्ड हिम ऑफ स्टीलिंग द मनी। एवरीबडी एक्यूज्ड हिम ऑफ स्टीलिंग द मनी। सो हर किसी ने उस पर आरोप लगाया पैसे चोरी करने का। भौएं तन जाना, आप देख रहे हो इस पर्सन की कैसे यहाँ पे ये जो है, ये आपका जो फोर हेड है, कैसे यहाँ पे इनकी ये लाइनें छपी हुई हैं। उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्राउंड।
फ्राउंड, ये जो भौहें एकदम छप जाते हैं, याद है हमने इसको आर्टिकल में भी किया था। तो फ्राउंड ऐसे हो जाता है जैसे, है ना? ये एक आपका फेशियल एक्सप्रेशन होता है। इसको हम कब दिखाते हैं? या तो हम उसकी बात ऐसे मुँह बना रहे हैं हम। कोई बंदा हमसे कोई बात बोल रहा है और हमने ऐसे अपनी मुँह ये चढ़ा लिया। तो इसका मतलब हम उसकी बात से एग्री नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात को डिसअप्रूव कर रहे हैं, या हम किसी चीज़ पे बहुत फ़ोकस होके काम कर रहे हैं, तब भी हमारी ऐसे भौं चढ़ जाती है। तो उसने मेरी ओर देखकर भौएँ सिकोड़ ली। कहते हैं ना, तुम्हारी ना मेरी तरफ देख के तुम्हारी भौएँ बहुत सिकुड़ जाती हैं, तो इसका मतलब तुमको मैं पसंद नहीं हूँ। आप किसी को तरफ देख के पागल सा है। कैसे किया आपने उसको, डिसअप्रूव कर दिया, बेकार है ये, एकदम गंदा सा है ये। तो शी फ्राउंड एट मी, फ्राउंड मतलब ऐसे मुँह सिकोड़ लिया, मुँह बना लिया मुझको देख के। ऐसे मुँह बनाते रहते हो तुम, बोलते हैं ना ऐसे। एकमात्र, एकमात्र, सोलली, 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 एकमात्र। तो आप पूरी तरह से उस पर निर्भर नहीं रह सकते, मतलब एकमात्र। आप सिर्फ कंप्लीटली उस पर निर्भर, कंप्लीटली, सोलली, ओनली, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे हो गए। सो यू कांट सोली मीन्स यू कांट कंप्लीटली डिपेंड ऑन हिम, यू कांट कंप्लीटली डिपेंड ऑन हिम, यू कांट सोलली डिपेंड ऑन हिम। विकसित होना या करना, तो इसको देखो क्या हो रहे हैं, आप सोच के देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ह्यूमन बींग्स यहाँ से यहाँ तक आ गए, ह्यूमन बींग कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम विकसित हो रहे हैं। इसको बोलते हैं इवॉल्व, इसको बोलते हैं इवॉल्व। जब हम ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, जब हम डेवलप होते हैं, हम ग्रो हो रहे होते हैं, तो वो हम इवॉल्व हो रहे हैं, हम चेंज हो रहे हैं विद टाइम, दैट इज योर इवॉल्व, राइट। तो जैसे कुछ चीजें विकसित हो रही हैं, फिर भी कुछ अभी स्थिर है, इसका मतलब सम थिंग्स आर इवॉल्विंग। कुछ चीजें हैं, जैसे हम लोग विकसित हो गए हैं, बहुत ज्यादा चीजें हैं जो विकसित हो रही हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी कांस्टेंट हैं, वो स्थिर है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब वो एक जैसी है, उसमें बदलाव नहीं हो रहा है। मूर्छित हो जाना, मूर्छित, जैसे ये मूर्छित हो गई, तो इसको बोलते हैं फेंट। इसको क्या बोलते हैं? फेंट, FAINT। तो खबर सुनते ही उसकी माँ बेहोश हो गई, खबर सुनते ही उसकी माँ बेहोश हो गई, क्यों क्या बोलते हैं? हिज मदर फेंटेड व्हेन शी हर्ड द न्यूज। तो हिज मदर फेंटेड व्हेन शी हर्ड द न्यूज। तो जैसे ही उन्होंने वो खबर सुनी, वो बेहोश हो गई, फेंट हो गई वो। तो फेंट मतलब बेहोश हो जाना। वर्ब की तरह भी आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने नहीं, ये तो वर्ब ही हमने यहाँ पे किया है, बेहोश हो जाना वर्ब हो गया। दृष्टिकोण, आपका नजरिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपकी अप्रोच, अप्रोच, अप्रोच आपकी काम को करने के प्रति जो आपकी अप्रोच है, वही काम के अंदर में डिफरेंस क्रिएट करती है। तो इस समस्या को हल करने के लिए आपकी क्या राय है, आपका क्या दृष्टिकोण है, आपकी क्या अप्रोच है? तो व्हाट आर योर अप्रोचेस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपकी क्या अप्रोच है? व्हाट आर योर अप्रोचेस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका क्या दृष्टिकोण है, आपका क्या नजरिया है ना? देख रहे हो, एक काम को करने के अनेक रास्ते होते हैं, अब फर्क पड़ता है कि आप उस काम को कर किस प्रकार रहे हैं। घनिष्ठ संबंध, इसको बोलते हैं क्लोज निट, क्लोज निट। तो एक ये ग्रुप है, ग्रुप में मतलब हमारी फैमिली है, हमारे ग्रुप्स हैं, है ना, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ हमारा बहुत घनिष्ठ संबंध है, बहुत क्लोज रिलेशन है। तो उसको क्लोज रिलेशन को हमने निट बोल दिया, क्लोज निट, क्लोज निट। मैं एक घनिष्ठ समूह का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू बी द पार्ट ऑफ अ क्लोज निट ग्रुप। तो ये ग्रुप कैसा है? जहाँ पे सब लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, सब लोग एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं। सो आई एम ग्रेटफुल, ग्रेटफुल होना मतलब किसी का कृतज्ञ होना। सो आई एम ग्रेटफुल टू बी द पार्ट ऑफ अ क्लोज निट ग्रुप। तो इतने अच्छा जो ग्रुप है, जो सबका एक दूसरे का सपोर्ट करता है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन के मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत खुश हूँ। आदर्शवादी, आदर्शवादी मतलब आइडियलिस्टिक, आइडियलिस्टिक। आप एक ऐसा आपने देखो कितना अच्छा आपने यहाँ पे सीन क्रिएट कर रखा है, वाओ लाइफ हो तो ऐसी हो। तो अब जैसे देखो, समस्या का हल करने के लिए उसका दृष्टिकोण व्यवहारिक की अपेक्षा आदर्शवादी है।
सेंटेंस को बहुत सोच समझ के लिखा गया है, मैंने ही लिखा था। तो हिज अप्रोच टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज आइडियलिस्टिक देन प्रैग्मेटिक। सोचा थोड़ा और अच्छी इंग्लिश का हम यहाँ पे इस्तेमाल करें। अभी जस्ट हमने पढ़ा था ना अप्रोच, अप्रोच का मतलब दृष्टिकोण, तो अप्रोच लगा दिया हमने यहाँ पे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो उसकी जो उसका जो दृष्टि है, उसका जो अप्रोच है, उसकी जो काम करने का तरीका है प्रॉब्लम को, वो आइडियलिस्टिक है देन प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक प्रैग्मेटिक का मतलब होता है किसी काम को व्यवहारिक, मतलब उसको प्रैक्टिकल तरीके से सॉल्व करना। प्रैग्मेटिक अप्रोच कैसी होती है? प्रैक्टिकल अप्रोच। आइडियलिस्टिक अप्रोच कैसी है? ऐसा होना चाहिए। व्यवहारिक रूप से वो ऐसा संभव है या नहीं वो फर्क नहीं पड़ता, बट होना ऐसा चाहिए। अब देखो, हम लोग बहुत चीजें हैं जो अब आपको, आप लोग आइडियलिस्टिक, आपकी जो अप्रोच होगी इंग्लिश को सीखने की, वो लगेगा 1 महीने के अंदर मैं प्रो बन जाऊंगा। लेकिन ये प्रैग्मेटिक नहीं है। आपने ऐसे बहुत सारे चैनल्स पे देखते हैं, आइए सीखिए इंग्लिश 30 दिनों के अंदर में। अगर आपको सच में 30 दिन में इंग्लिश सीखनी है और आपको कुछ नहीं आता है, तो आपको सच में कुछ भी नहीं आएगा। कुछ चीज़ें आप सीखेंगे बट आप प्रो नहीं बन पाएंगे। तो इंग्लिश को सीखने का आइडियलिस्टिक अप्रोच यही है कि हम हर ढंग से, हर तरीके से हम अपने आप को उससे कनेक्ट रखें, हर रोज़ हम कुछ नया सीखें। हाँ, 30 दिन में एक एडवांस लेवल का बंदा ही सीख सकता है। आप अगर कहेंगे ना आज की एक वीडियो में ये नाउन चैप्टर पूरा-पूरा सीखे, अरे बाबा पॉसिबल ही नहीं है। आधे घंटे की वीडियो में नाउन कैसे सिखा दोगे? तो वो आइडियलिस्टिक वो अप्रोच है, वो प्रैग्मैटिक अप्रोच है ही नहीं। वहाँ पे टीचर आपको प्रैग्मैटिक ढंग से नहीं पढ़ा रहा और आपकी भी लाइफ को लेके प्रैग्मैटिक अप्रोच नहीं है। तो समस्या को हल करने के लिए उसका जो दृष्टिकोण था वो व्यवहारिक की अपेक्षा आदर्शवादी था। मतलब ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है भाई, व्यवहारिक तरीके से हमें सोचना पड़ेगा, प्रैग्मैटिक अप्रोच हमें रखनी पड़ेगी। मेरी भी आपको इंग्लिश को पढ़ाने की जो अप्रोच है वो प्रैग्मैटिक है। आपको टाइम लगेगा, आपको अलग-अलग अप्रोचेस के थ्रू आपको चीज़ें लेनी होंगी। आप न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं, आप यहाँ से पढ़ रहे हैं, आप ग्रामर पढ़ रहे हैं, और विद इन टाइम आप सीखने लगेंगे, आप इवॉल्व होने लगेंगे, आप चेंज होने लगेंगे, है ना? तो वो अप्रोच हमारी प्रैग्मैटिक है, वो हमारी आइडियलिस्टिक नहीं है। तो आइडियलिस्टिक मतलब आदर्शवादी, ऐसे हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होगा। विचार या धारणा हमारा हो गया नोशन। नोशन नोशन मतलब उसके विचार, हमारा ओपिनियन, ओपिनियन का ही सिनोनिम हो जाता है ये। जैसे उसके बारे में आपकी धारणा सही नहीं थी, तो योर नोशन अबाउट हिम वॉज नॉट राइट। योर नोशन अबाउट हिम वॉज नॉट राइट। योर notion means your thinking, your approach, your opinion about him was not right। जो तुम्हारी विचार थे उसके बारे में वो सही नहीं थे। एक दूसरे से भिन्न होना मीन्स अलग अलग होना, उसको बोलते हैं VARY। VERY वेरी गुड होता है, वो बहुत होता है। लेकिन VARY का मतलब अलग अलग होना, एक दूसरे से भिन्न होना, डिफरेंट होना। डिफरेंट इसका सिनोनिम है। शर्ट का आकार और साइज अलग अलग हो सकता है, मींस उसका जो आकार है और जो उसका साइज है उनमें वेरिएशन हो सकते हैं, वो वेरी कर सकते हैं। VARY। शर्ट्स में वेरी इन शेप एंड साइज। तो जो शर्ट है वो अपने शेप और साइज में अलग अलग हो सकती है। जैसे यहाँ पे आप, हाँ ऐसा होता है जब हम ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो वही सेम मीडियम साइज की मैंने शर्ट मंगाई, तो एक मीडियम साइज़ मेरे को परफेक्ट आता है तो मैंने उसी के हिसाब से मँगाया। बट मैंने देखा कि वही सेम जो है वो दूसरे क कंपनी से मँगाया तो उनका जो है वो ढीला आ रहा है। तो वो चीज़ वेरी कर सकती है, मीन्स वो अलग-अलग हो सकती है। VARY नॉट VERY। सामना करना उस चीज़ को, मुठभेड़ करना, उसको एनकाउंटर हो गया, सामना करना, उसको कन्फ्रंट करना, उसको और मुठभेड़ तो आपको पता ही है, एनकाउंटर हो गया। जैसे हमें अपने काम में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सो वी एनकाउंटर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, मतलब हमें फेस करनी पड़ती है। यहाँ पे एनकाउंटर का मतलब फेस। एक तो आपको पता है गुंडे को ठोक दिया पुलिस ने तो वो एनकाउंटर होता है, वो मुठभेड़ वाला होता है। और सामना करना यहाँ पे फेस करना हो गया। सो लाइक वी फेस सो मैनी प्रॉब्लम्स इन आवर वर्क। तो जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें हम बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। तो वी एनकाउंटर सो मैनी प्रॉब्लम्स इन आवर वर्क। तैयार करना या सुसज्जित करना, उसको बोलते हैं इक्विप। इक्विप मतलब आप उस चीज़ को उस चीज़ से भर रहे हैं, लेस कर रहे हैं, उसको भर रहे हैं। जैसे अगर सपोज़ करो कि एक स्कूल है या जो भी है, यहाँ पे ये प्लेग्राउंड है, तो हमने इसमें क्या किया है, अलग-अलग, जैसे हमने कोर्ट बना दिया है यहाँ पे बच्चों के लिए, प्लेग्राउंड बना दिया है, अलग-अलग तरीके की हम उनके लिए एक्टिविटीज़ से भर रहे हैं।
तो हमें अपने स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करना होगा, मतलब उनसे भरना होगा, उनसे तैयार करना होगा। तो वी शुड इक्विप आवर स्कूल्स विद मॉडर्न डे फैसिलिटीज। तो जो आधुनिक जो सुख सुविधाएं हैं, उन चीज़ों से हमें अपने स्कूल को भरना होगा, सुसज्जित करना होगा। तो इक्विप, कुछ करने की क्षमता, आपकी जो योग्यता है, जो आपकी एबिलिटी है, स्किल्स हैं, वो उसको दूसरा शब्द होता है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस, देख रहे हो कितनी कॉन्फिडेंट है ये लड़की। अच्छा, आपको पता है आप कॉन्फिडेंट कब होते हैं? आप कॉन्फिडेंट आप तब होते हैं जब आप उस चीज़ को बारंबार प्रैक्टिस करते हैं, है ना? तभी आपके अंदर वो स्किल एकदम पक्की हो जाती है। सो कॉम्पिटेंस हो आप, अगर आप फुल ऑफ आपके अंदर योग्यता है तो ऑटोमेटिकली आप कॉन्फिडेंट दिखाई देंगे। तो हम देखें, वह इस नौकरी के लिए आवश्यक सभी योग्यताओं से लेस है। लेस मैंने बोला था ना, इक्विप लगाएंगे अब यहाँ पे हम लोग। तो शी इज इक्विप्ड, मतलब उसके अंदर में है वो सारी जो एबिलिटीज, जो क्वालिटीज हमें चाहिए। She is equipped with all the competencies required for this job. तो she is equipped with all the competencies required for this job. तो इस जॉब को करने के लिए जितनी भी स्किल्स की हमें ज़रूरत है, वो सारी की सारी स्किल्स उसके अंदर में भरी हुई हैं। वो सारी स्किल से वो तैयार है। बात समझ में आ रही है ना? मजा आ रहा है? कल्याण, है ना? वेल बींग, भगवान आपका कल्याण करे, सो आपका सो अच्छा रहे। वेल बींग, वेल बींग, वेल बींग के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग होना होगा, फिजिकली स्ट्रांग होना होगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना, वर्क लाइफ को आपको मेंटेन करना होगा, सोशली आपको लोगों से कनेक्ट होना होगा। तो मेरे लोगों की भलाई ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, और मेरा जो लक्ष्य है वो मेरे स्टूडेंट्स का, वो वो जो चाहते हैं अपने जीवन में वो अचीव कर पाएँ, यही मेरा लक्ष्य है। सो वेल बीइंग ऑफ माय स्टूडेंट्स इज़ द गोल ऑफ माय लाइफ। सो वेल बीइंग ऑफ माय स्टूडेंट्स इज़ द गोल ऑफ माय लाइफ। उद्देश्यपूर्ण मतलब पर्पसफुल। पर्पसफुल, आपने वो काम सोच समझ के किया है, थॉटफुल है वो काम, जानबूझ के आपने वो काम किया है, पर्पसफुल है वो चीज़। तो उसका अचानक आना उद्देश्यपूर्ण था। हम लोगों को जैसे कभी-कभी होता है ना कि ऑफ़िस में जो बॉस है वो अचानक से आ गया। तो हमको लगा कि बॉस अचानक से आए, लेकिन बॉस तो पूरा सोच समझ के आए थे। वो उनका आना जो था वो पर्पसफुल था, वो सोच समझ के आए थे, उद्देश्य से वो आए थे। तो हर सडन कमिंग वाज पर्पसफुल। तो उनका जो अचानक से जो उनका आना था वो कैसा था? पर्पसफुल था। वो सोच समझ के आए थे, वो थॉटफुल तरीके से आए थे, सोच विचार करके वो काम किया गया था। समस्या या मुश्किल परिस्थिति का सामना करना, उसको फेस करना, कॉन्टेंड, उसको एनकाउंटर करना, उसको फेस करना, उसको कन्फ्रंट करना। तो उसे कई समस्याओं से जूझना पड़ा। सो शी हैज हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद टू। अरे वाह, इसका सिनोनिम डील भी होता है। तो शी हैज हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू कॉन्टेंड विद मतलब जिससे उसको सामना करना पड़ा, जिससे उनको निपटना पड़ा, उन समस्याओं को डील करना पड़ा। अत्याचार, जुल्म, टायरनी, है ना? देखो ये बेचारी थक गई काम कर करके, इतनी खूबसूरत बेचारी प्यारी सी लड़की, और ये जो बॉस है ये इसके ऊपर कह रही तुमने अभी तक कुछ नहीं किया, ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? देखो बेचारी का पूरा टेबल भरा पड़ा है, अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर, टायरनी। तुम भी कहोगे मैम यार आप हमको पढ़ा पढ़ा के अत्याचार कर, मैं कहाँ अत्याचार करती हूँ? तुमको लगता है मैं अत्याचार करती हूँ? हमें बॉस के अत्याचार से जूझना पड़ता है। आय हाय, काहे जूझना पड़ता है भैया, मत करो वो काम। वी हैव टू कॉन्टेंड विद, अरे वाह, द टायरनी ऑफ द बॉस। अभी हमने जस्ट देखा था ना, कॉन्टेंट का मतलब हमने क्या देखा था? झेलना उस चीज को, उसका सामना करना। और यहाँ पे देखो हमने यूज किया। तो हमें बॉस के अत्याचार से जूझना पड़ता है, मतलब उसको सामना करना पड़ता है, डील करना पड़ता है हमने। और अत्याचार मतलब टायरनी लगा दें, वी हैव टू डील विद द टायरनी ऑफ द बॉस। सो वी हैव टू कॉन्टेंड विद द टायरनी ऑफ द बॉस। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है ना इंग्लिश को? अगर हम आपस में कनेक्ट करके देखें तो बहुत ईजी हो जाती हैं चीजें। वो चीज एकदम साफ साफ है, एकदम स्पष्ट। अब इसमें साफ और स्पष्ट एक ब्लैटेंट है। ब्लैटेंट का मतलब देखो क्या होता है? ब्लैटेंट का मतलब है साफ और स्पष्ट तो है, क्लियर तो है वो चीज, लेकिन ये साफ और स्पष्ट थोड़ा सा हम नेगेटिव, जैसे कि उसका एकदम सफेद झूठ जिसको बोलते हैं,
या आप सामने से आप चोरी कर रहे हैं, आप सामने से गलत काम कर रहे हैं, सामने से आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि मान लो अब जो भी है भाई बॉस कितना भी टायरनी करे उस चीज़ को सामने से हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, तो ये ब्लेटेंट डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा। मतलब एकदम साफ-साफ दिखाई दे रही है जो डिसरिस्पेक्ट आप कर रहे हैं। तो उनके व्यवहार में सम्मान की घोर कमी थी, तो हिज़ बिहेवियर शोड अ ब्लेटेंट लैक ऑफ डिसरिस्पेक्ट। मतलब वो जो था ना, उसका जो बिहेवियर था ना, वो क्लियरली शो कर रहा था, वो बिल्कुल उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो ब्लेटेंट का मतलब होता है साफ-साफ तरीके से, बट इसमें हम थोड़ा नेगेटिव सेंस में दिखाता है। वो जैसे तुम कहते हैं ना सफ़ेद झूठ, खुल्लम-खुल्ला, गलत काम कर रहे हैं वो भी खुल्लम-खुल्ला, तो ये ब्लेटेंट हो जाता है। आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट है घनिष्ठ। अच्छा देखो यहाँ पे इंटीमेट, अब इस इंटीमेट का थोड़ा सा रिलेशन बता देती हूँ। इस इंटीमेट वर्ड को हम तब यूज करते हैं जब जब ना वो रिलेशन जो है आपका जिसके साथ थोड़ा ज्यादा ही क्लोज, जैसे कि आप उनके साथ में रोमांटिकली अगर उनके साथ इन्वॉल्व हैं और उनके साथ बहुत ज्यादा आपको इंटीमेट रिलेशन कौन से होते हैं जो बहुत क्लोज रिलेशंस होते हैं, जहाँ पे आप रोमांटिकली एंगल भी जहाँ पे होता है, तो वहाँ जैसे कि हम एक दूसरे के साथ घनिष्ठ संबंध साझा करते हैं, तो वी शेयर इंटीमेट रिलेशन। अगर आपने फ्रेंड्स के साथ रोमांटिकली छोड़ो बट बहुत क्लोज हैं, आप हर बात उनके साथ शेयर करते हैं, अपनी नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज़ आप उनके साथ शेयर करते हैं, वहाँ पे आप ये इंटीमेट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। असहिष्णु मतलब इनटॉलरेंट, वो चीज़ क्या होता है असहिष्णुता, आपने ये सुना होगा एक टाइम पे, ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो, मतलब ये फेमस हो गया था शब्द पॉलिटिक्स में। तो असहिष्णु, तो ये इनटॉलरेंट मतलब हम इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सकते, हम इस चीज़ को सहन नहीं कर सकते। तो इनटॉलरेंट है वो चीज़, असहनशील है, उस चीज़ को सहन नहीं किया जा सकता। तो जैसे जब उसे दूध पीने के बाद पेट में ऐंठन का अनुभव हुआ तो उसे एहसास हुआ कि वह लैक्टोज असहिष्णु। आपने देखा है ना, लोग बोलते हैं कि आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट। लैक्टोज इंटॉलरेंट मतलब मैं दूध नहीं पी सकती, दूध पीने से या दूध के जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे मुझे प्रॉब्लम होने लग जाती है, मुझे एलर्जी होने लगती है। तो उसको कब पता चला कि वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जब उसको एक्सपीरियंस हुआ कि उसके पेट में ऐंठन मतलब क्रैम्प हो रहे हैं, दर्द हो रहा है आफ्टर ड्रिंकिंग मिल्क। So she realized she was lactose intolerant when she experienced stomach cramps after drinking milk. विचार या कल्पना मात्र में मतलब वो चीज़ आपके सिर्फ कल्पना में है, वो चीज़ सिर्फ आपके विचार में है, वो इन रियल में वो चीज़ आप देख नहीं सकते, उसको आप महसूस नहीं, छू नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। तो वो चीज़ है आपकी एब्स्ट्रैक्ट। जैसे कि जो लव है, किसी के प्रति जो आपकी केयर है, आपकी नफ़रत है, वो एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग है। उसको आप किसी को ला के नहीं दिखा सकते। जैसे कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ, उसको निकाल के थोड़ी देखूँ, देखो मैं आपसे 4 किलो प्यार करती हूँ। तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग होती है। तो प्यार एक कैसी है, ये एक आपकी ऐसी एहसास है जिसको आप सिर्फ़ समझ सकते हैं, आप उसे देख नहीं सकते। तो लव इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग। दानशील होना मीन्स जेनरस, जेनरस बेनेवोलेंट है ना। तो जैसे वह बहुत उदार व्यक्ति है, तो शी इज सच अ जेनरस पर्सन। जेनरस लोग कौन होते हैं, जो बहुत उदार होते हैं, दानशील होते हैं। अच्छा आपको पता है हमने आर्टिकल में ये शब्द जब पढ़ा था, तो वहां पे मैंने आपको दो और एक और मीनिंग बताया था। एक तो पर्सन हो गया जो बहुत दानी है ना, वो आपका जेनरस हो गया। या अगर आप जेनरस अमाउंट में किसी की मदद कर रहे हैं, मतलब इन अ गुड अमाउंट, आप उसको अच्छा खासा पैसा दे रहे हैं, अच्छी खासी मात्रा में आप उसकी मदद कर रहे हैं, तो वो अच्छा खासा मात्रा इन अ जेनरस अमाउंट। अच्छा, वाक्पटु मतलब जब आप अपनी बात को कहने में बहुत कैपेबल हैं और बहुत क्लियर शब्दों में आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो वो हो जाते हैं जब आपको बहुत अच्छा वक्ता है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं। तो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो जनरली दे आर eloquent ना, so they are persuasive, they know how to speak and how to impress people. So उन्होंने कार्रवाई के लिए एक प्रभावशाली अपील की, तो she made an eloquent appeal for एक्शन। तो एक्शन के लिए, कार्यवाही के लिए उन्होंने जो अपील की थी वो एकदम एलोक्वेंट थी, वो परसुएसिव थी, वो कन्विंसिंग थी, वो जो उनकी स्पीच थी, लोगों को उनकी बात बहुत अच्छे समझ में आ रही थी, वो उन्होंने जो अपनी बात बोली वो बहुत ज़्यादा आपकी कन्विंसिंग थी। एलोक्वेंट मतलब जो अपनी बात को बहुत अच्छे से कन्वेंट कर आपका कन्वे कर पाए, वो हो जाता है। आत्मविश्लेषण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड।
इट इज जब योर इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट का मतलब हुआ जब आप अपनी ही आत्मा का विश्लेषण करें। विश्लेषण मतलब इंस्पेक्ट करना, मतलब उस चीज की आप एनालिसिस कर रहे हैं, जांच रहे हैं। हमको पता है एक प्रॉब्लम है, हम अपनी ही बातों को नहीं जानते, दुनिया में चीजें खोज रहे होते हैं। हमारी खुद की बुद्धि अवेयर नहीं है अपने आप को लेके, आपको नहीं पता। आप खुद, अरे आप भी तो गलत काम कर सकते हो, लग रहा है कि दुनिया गलत कर रही है, मैं कैसे गलत कर दूंगा। तो हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, हमें आत्म विश्लेषण करना चाहिए, हमें खुद को समझना चाहिए। हमें अपने बारे में भी तो पता हो कि जो मैंने किया वो ठीक है कि नहीं किया। आपने जो पढ़ा, आज जो आप पढ़ रहे हो वो आपको समझ भी आ रहा है। आप जब सोने से पहले आपको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि आज का दिन मैंने कैसे बिताया। तो कभी-कभी नहीं, मैं तो बोलूँगी हमेशा हमें अपने कार्य के बारे में आपका आत्म-विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। इट्स नॉट समटाइम्स, इट्स ऑफन, इट जनरली वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट आवर ओन एक्शंस, वी हैव टू। और उसके बाद पाबंद, एकदम आप पंक्चुअल हैं, 9 बजे का बोला है तो 9 बजे आप प्रेज़ेंट हो जाएँगे, सो आप कौन है? पंक्चुअल हैं। तो वह हमेशा समय का बहुत पाबंद रहता है, मीन्स ही इज़ ऑलवेज़ वेरी पंक्चुअल। तो ही इज़ ऑलवेज़ वेरी पंक्चुअल। महत्वाकांक्षी मीन्स एम्बिशियस। एम्बिशियस, अगर आपको बड़ा रिज़ल्ट चाहिए ना, तो आपको बड़े डिज़ायर्स अपने रखने होंगे, ज़्यादा हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। तो छोटे-छोटे आपने सोचा चलो 2 अक्षर से ही हमारा काम चल जाएगा, तो इतनी सारी चीज़ें क्यों ही सीखनी है? लाइफ में इतना कुछ अचीव क्यों ही करना है? छोड़िए ना यार, लाइफ में मज़ा आ रहा है। हाँ, इफ यू आर सैटिस्फाइड तो उतने में मज़ा आ रहा है, बट इफ यू आर नॉट सैटिस्फाइड देन वर्क हार्ड। इफ यू आर नॉट, डोंट कंप्लेन, आई डोंट बिलीव इन कंप्लेंट्स। सी, इफ यू वांट समथिंग देन बी एम्बिशियस एंड वर्क हार्ड। If you don't want to work hard, then don't complain. This is the thing that you have to remember. I always remember this. If I want something, if I want to change something, if I don't like something, then I should work. I'm not supposed to like complain. Nobody is going to do for this for me. Na? If this is my aim, if I'm ambitious about it, then I have to work. So big results require big ambitions. You have to work hard, baby. तो भविष्य के लिए आपकी जो योजनाएं है ना, वो बहुत महत्वाकांक्षी हैं। और योजनाएं बनाना ही जरूरी नहीं होता बेबी, आपको मेहनत भी करनी पड़ती है। तो योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर्स आर वेरी एम्बिशियस। एम्बिशियस मतलब महत्वाकांक्षी। हाँ, बढ़िया तो है बेटा। परिश्रमी, एक तो हार्ड वर्किंग होता है, आप जानते ही हैं, उसी का सिनोनिम है डिलीजेंट। डिलीजेंट, DELIGENT। जब आपको एकदम परिश्रम, देख रहे हो कितने मेहनत से काम कर रही है। एक पेपर यहाँ, फोन भी, ओ माय गुडनेस, एक लैपटॉप पे हाथ चल रहा है, दिमाग की बत्ती जल गई, एक लेटर जा रहा है। सो मेरी बहन, ओ माय गॉड, एक भाई अपनी बहन की तारीफ कर रहा है। तो मेरी बहन अपने काम के प्रति बहुत मेहनती है, और ये वाली जब मैंने लगाई तो मैंने यहाँ पे मेहनती छिपा दिया। तो माई सिस्टर इज वेरी डिलीजेंट अबाउट हिज वर्क। ओ माई गॉड, इट्स अ ब्लंडर। अबाउट हिज वर्क कैसे होगा? अपने काम के प्रति है ना, तो यहाँ पे हर वर्क होगा। गॉड, आवश्यक, एसेंशियल, आवश्यक, एसेंशियल, एसेंशियल चीजें हैं ये सब। तो समय पर आना जरूरी है। यस, इट इज एसेंशियल टू बी ऑन टाइम। समय पर, टू बी ऑन टाइम, बी ऑन टाइम। भरोसेमंद, रिलायबल। भरोसेमंद, रिलायबल। दोस्त तो आपके बहुत सारे होंगे, लेकिन उनमें से कितने ही दोस्त हैं जो इन पे आप कंप्लीटली डिपेंड हो सकते हैं, जो आप, जिनके ऊपर आप निर्भर हो सकते हैं, है ना? तो वो रिलायबल है, रिलायबल। तो क्या वह एक विश्वसनीय व्यक्ति है? मीन्स इज शी अ रिलायबल पर्सन, जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, जिसके ऊपर डिपेंड हुआ जा सकता है। लचीला, लचीला मतलब फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल है वो चीज़, जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ढल जाता है, सिचुएशन को समझ के चेंज हो जाता है, वो फ्लेक्सिबल है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेक्सिबल शेड्यूल, जैसे मेरे काम के घंटे लचीले। अब कहोगे मैम लचीले कैसे, घंटा कैसे लचीला होगा? हाँ, घंटा देखो ऐसे लचीला होगा, समझो इस बात। आपको एक जैसे सपोज कि आपको 9 बजे आपकी एंट्री टाइम है, 9 बजे, और 9 बजे अगर आपने एंट्री नहीं ली, अगर आप 9 के बाद में 9:10 भी आपने कर दिया, तो आपको वहाँ पे डांट पड़ेगी या आपका हाफ डे मार्क कर दिया जाएगा। तो आपका जो टाइम है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, आपका एकदम रिजिड है, आपको वो स्ट्रिक्ट टाइम को फॉलो करना पड़ेगा। बट आपका है, आपको 8 घंटे की ड्यूटी करनी है। अब वो 8 घंटे आप कौन सा पीरियड चुनते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। बट आपको एक बार आपने पंच इन कर दिया, तो आपको 8 घंटे कंप्लीट करके ही आप आउट होंगे।
तो वो फ्लेक्सिबल टाइम है। आप सुबह के 6 बजे से अपना 8 बजे का टाइम, 8 घंटे का टाइम शुरू कर दो। तो ये जो आपका हुआ, ये फ्लेक्सिबल कहलाएगा। तो मेरा जो काम है वो लचीला है। दैट मीन्स आई हैव फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स। अब जो तुम लोग का पढ़ने का शेड्यूल है, अगर वो फ्लेक्सिबल है तो मीन्स आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, वो चेंजेबल है। बट अगर नहीं भाई मेरे को इतने बजे पढ़ना है, यही पढ़ना है, तो वो एकदम रिजिड हो आप, एकदम स्ट्रिक्ट हो आप उस चीज़ को लेकर। निराश, फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड। तो वह स्थिति से हताश महसूस कर रहा था। सो ही फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड विद द सिचुएशन। यार आई एम फ्रस्ट्रेटेड विद यू, प्लीज गो अवे। हम बोलते हैं ना, मैं तुमसे थक गई हूँ, प्लीज अभी चले जाओ, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड। Okay, ma'am, why are you showing this frustration to us? No, I'm not showing my frustration to you people. I'm just saying I'm frustrated. No, I'm not at all frustrated. Oh God. Let's do it. चिंतित, oh my God, I'm not worried. यार इतने ये टेंशन वाले शब्द क्यों आ रहे हैं? एनेक्सियस, चिंतित होना, वरिड होना, परेशान होना। तो वह चिंतित महसूस कर रही थी। शी फेल्ट एनेक्सियस। देख रही हो बेचारी कितनी चिंतित हो रही है, एकदम ऐसे माथे पे भी सिकुड़ा रखा है। शी इज लाइक, आंखों से पता चल रहा है कि बेचारी एनेक्सियस है। इम्प्लीमेंट करना, उस चीज़ को लागू करना, जैसे स्टॉप टॉकिंग स्टार्ट डूइंग। एब्सोल्युटली दिस इज फॉर यू पीपल। स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। स्टार्ट स्पीकिंग बेबी, स्टार्ट स्पीकिंग, स्पीक फास्ट। तो बातें करना बंद करो और काम करना शुरू करो। सो स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट डूइंग, स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग। हमने प्लान बना ली, योजना बना ली, अब हम उसको काम कब करेंगे? तो भाई बोलेंगे तुम्हारे एम्बिशंस तो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी डिज़ायर्स तो बहुत अच्छी हैं, बट यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल दीज थिंग्स। सो हाउ विल यू इम्प्लीमेंट ऑल दीज? तो मतलब तुम इन्हें कैसे लागू करोगे, कैसे इनका दिखाई दोगे? भाई हमें दिखाई कैसे, फिजिकली वो चीज़ें कैसे आएंगी? इज दिस प्रैग्मेटिक? will you be able to implement all these things? आभारी, आई एम सो ग्रेटफुल बेबी, ग्रेटफुल, ग्रेटफुल। मैं आपका आभारी हूँ। आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू, आई एम ग्रेटफुल टू यू। जिज्ञासु मतलब क्यूरियस, आई एम क्यूरियस टू नो समथिंग अबाउट इट। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि उसने क्या कहा। हाँ, उसने क्या कहा होगा, मैं ये जानने के लिए बड़ी इच्छुक हूँ। सो आई एम क्यूरियस टू नो व्हाट शी सेड। आई एम सो क्यूरियस। नो, आई एम नॉट एट ऑल क्यूरियस, आई डोंट वांट टू नो अबाउट एनीवन। विश्वास दिलाना, देखो ये इसको विश्वास दिलाना। मानो मेरी बात मानो, मैं उस लड़की से बात नहीं कर रहा था। मेरी प्रिय, तुम ही मेरी सब कुछ हो। आई एम नॉट हाइडिंग एनीथिंग, आई विल रिवील एवरीथिंग। यू आस्क मी, मैं तुम्हें विश्वास दिला रहा हूँ, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। आई एम ट्राइंग टू कन्विंस यू, प्लीज कन्विंस। कन्विंस मतलब उसकी बात को मनवा रहा है, उसको राजी कर रहा है। मान जाओ बेबी, पार्टी में चल लो मेरे साथ में। मैं उस लड़की को जानता भी नहीं हूँ, मैंने पैसे खर्च नहीं किए, मैंने उसे नौकरी कराने के लिए राजी किया। अच्छा, ये इसको नौकरी करवाने के लिए राजी कर रहा है। ओ माय गॉड, आई कन्विंस्ड हिम टू डू द जॉब। ओह वाओ! क्या सुंदर सा बच्चा है और क्या मस्त तरीके से केक खा रहा है। स्वादिष्ट है, एकदम डिलीशियस। ओह बेबी, आई लव इट। डिलीशियस। सो यह केक स्वादिष्ट है। दिस केक इज़ डिलीशियस। इट्स सो टेस्टी, इट्स सो टेस्टी। ओह माय गॉड! थक कर चूर हो गई। हाँ यार, मेरा एसी भी नहीं चल रहा है, मैं भी थक के चूर हो गया। आई एम सो टायर्ड, आई एम सो एग्ज़ॉस्टेड राइट नाउ। मैं थक गया हूँ, आई एम एग्ज़ॉस्टेड। बट लेकिन थकना कोई बात नहीं। क्लास अगर आपके लिए फ़ायदेमंद होगी तो थकना भी बढ़िया रहेगा। सो इफ़ दिस क्लास इज़ बेनिफिशियल टू यू देन इट्स ऑल राइट। तो किताबें पढ़ना फ़ायदेमंद है क्योंकि इससे आपको नई चीज़ें सीखने में मदद मिलती है। येस, रीडिंग बुक्स इज़ बेनिफिशियल। बुक्स लगाया है तो यहाँ पे आर होगा, अदरवाइज बुक लगाओ। किताबें हैं तो आ रहेगा। रीडिंग बुक्स इज बेनिफिशियल बिकॉज इट हेल्प्स यू लर्न न्यू थिंग्स। ओ माय गॉड, थैंक यू वेरी मच। आई एम ग्रेटफुल कि आपने पूरी क्लास कंप्लीट की। तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और आप मुझे बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं, ये क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही कि नहीं। और आपने इन पूरे 50 शब्दों से आपने कितने शब्द हैं जो आपको एट प्रेजेंट में याद हैं? जितने 2, 4, 6, 5 जितना भी याद है वही सारे के सारे एक बार कमेंट करके दिखाना मेरे को, मैं देखूं तो सही मेरे बच्चे कितना सीख पा रहे हैं, ना उनके लिए खून पसीने की मेहनत कामयाब हो रही है कि नहीं हो रही है। चलो टेक केयर। कहोगे मैम कितनी ड्रामेटिक है। आई एम नॉट एट ऑल ड्रामेटिक। डू यू थिंक आई एम? नो। चलो बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।